Okay, dear students, today I'm going to, I don't say teach, I'm going to talk about grammar, say career, the recording. Okay, now see, grammar. बहुत से लोग जो हैं ग्रामर की बात करते हैं अक्सर जो हैं ग्रामर और टेंसेस जो है वो मिक्स करके जो है पेश करते हैं बट एक सहूलत के लिए कुछ खास वजूहात हैं जिनके लिए मैंने टेंसेस को अलग ट्रीट करता हूँ जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था यूट्यूब पे पड़ी हुई है 1 2 3 टेंसेस या मेरे ख्याल में टेंसेस से उसको सर्च करें मिल जाएगी एनीवे तो ये जो है 1 2 3 टेंसेस फेसबुक में आप सर्च कर सकते हैं वहां पे मिल जाएगी आज मैं बात करूंगा ग्रामर और ये भी बताऊंगा कि जो ग्रामर है हम उर्दू में तो ग्रामर लिख देते हैं ग्रामर अंग्रेजी में स्पेलिंग इसके डिफरेंट है GRAMMAR तो लेट इट बी ग्रामर तो ग्रामर जो है इसको ये है क्या अब इसकी मुख्तलिफ तरीके से बड़ी लंबी छोटी डेफिनेशन है लेकिन ग्रामर जो है भाई अगर आपने सही यूज कर दिया वर्ब का जैसे फॉर्म में है गो वेंट गॉन गोइंग ईट एट ईटन ईटिंग ठीक है टेक टू टेकन टेकिंग कुछ तो ईडी से हम बना लेते हैं जैसे प्ले प्लेड प्लेड और कुछ हमें याद करनी पड़ती है ठीक है बहुत सी हैं ईडी से और रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड और इस तरह से कुछ हमें याद करनी पड़ेंगी तो जो याद करनी है उनके लिए आप देख लीजिएगा ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल में 50 के करीब होगी तो आज हम जो है बगैर आपका वक्त ज़ाया किए ग्रामर की तरफ आते हैं तो ग्रामर जो है इसकी एक आसान डेफिनेशन वन वर्ड डेफिनेशन जो है वो आप याद रखें बहुत जो है आपके काम की चीज़ है आप जो है याद तो रखना ही चाहिए आपको ठीक है तो लेट मी सी grammar right so grammar is mainly the proper use of verb forms okay verb forms grammar is mainly the proper use of verb forms अब ये आपने अगर कर लिया तो ग्रामर का जो है बहुत बड़ा हिस्सा जो है आप समझ लें कि आपने कवर कर लिया ठीक है तो ग्रामर में जो है अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो मुझे पूछेंगे जी प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब फॉर्म्स होगा कैसे ठीक है तो इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम सारे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं ठीक है ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं मुख्तलिफ नाम है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं बस जो भी हैं आप उनको याद रखने की कोशिश करें उनकी कौन सी किस्म है डोंट बी वरीड अबाउट दैट ओके तो फॉर्म में ये हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं ऑलमोस्ट एवरीबॉडी तो पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म और इन फॉर्म भी एक होती है उसका जिक्र कम किया जाता है तो लेट इट बी पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म और इन फॉर्म इनका इस्तेमाल हमने कैसे करना है इसके लिए एक तो यह है पहली फॉर्म के बारे में यह है कि डायरेक्ट यूज कर दें सब्जेक्ट के साथ आई प्ले आई ईट आई राइट वगैरह वगैरह ठीक है तो एक तो इसका तरीकाकार इसका मैंने मेंशन भी किया था टेंसेस में S+1 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इजी होते हैं ठीक है और दूसरा ये है कि फर्स्ट फॉर्म मंदरजा ज़ैद अल्फाज में आपको बताते हैं अभी मैं लिखने लगा हूँ इनके साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिएगा ये होगा फर्स्ट मैंने इसको फर्स्ट लिख दिया दैट मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है इन अल्फाज के साथ विल would shall should can could may might must do does did अगर तो आपने इंग्लिश सीखनी है या सीख चुके हैं
तो आप ये ज़हन में रखिएगा, इनके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ये बता रहे हैं कि हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें। विल के साथ विल गो ठीक है, ठीक है? वुड गो, शैल गो, शुड गो, कैन गो, कुड गो, मे गो, माइट गो, मस्ट गो, डू गो, आई वांट टू गो। डू नॉट गो, डज़ नॉट गो, डिड नॉट गो, लाइक दैट, ठीक है? इनके साथ आपने पहली फॉर्म यूज़ करनी है। इसमें मैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है? बल्कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करनी है, सेकंड फॉर्म कहाँ यूज करनी है, थर्ड फॉर्म, ठीक है? ये वाले अल्फाज अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हम इनको नॉट वर्ड्स भी कहते हैं। जैसे इनके नॉट वर्ड इनके साथ नॉट इनके साथ इस्तेमाल हो जाता है। विल नॉट, कुड नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट। इस तरह से अगर आप देखें, टू नॉट तो नहीं होता, दैट्स नॉट टू, ओके? इसको क्लियर कर लें, बाकी तो सबके साथ नॉट ऐसे ही आता है। तो हम जो है ये कहेंगे कि इनके साथ ये इंडिकेट करते हैं, आप इनके फौरन बाद अगर आपने कोई वर्ब यूज करना है तो आप जो है पहली फॉर्म यूज करें। अगर कोई और किया तो ये न सिर्फ मिस्टेक है बल्कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। टू कभी कभी कंफ्यूज करता है, ठीक है? तो जैसे यूज टू हो गया, यूज टू के बाद हम एक फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन अगर गलती से पहली फॉर्म इस्तेमाल हो भी जाए, ठीक है, तो दैट्स नॉट एन इशू, कोई बड़ी बात नहीं है। हम वी डोंट माइंड दैट, ये कह देंगे ये गलत है, बट वी डोंट माइंड दैट। अब हम आते हैं, ये चीजें हैं जो मैंने अभी आपको लिखी है, ये हर अंग्रेजी बोलने वाले के दिमाग में, लिखने पढ़ने वाले के दिमाग में ये चीजें होती हैं, तब अंग्रेजी उसको आसान लगती है। जिस ये भूल गया, समझे, अंग्रेजी उसके लिए मुश्किल हो। एक और असूल है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो है ये हमेशा सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होती है। सब्जेक्ट और इसके दरमियान कोई नोट वर्ड नहीं आता, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। ये टोटल वर्ड जो मैंने अभी लिखने हैं ये है 24, 17 मैंने लिखनी है, 4 और लिखूंगा, सॉरी 13 मैंने लिखनी है, 4 और लिखूंगा, उसके बाद 7 और लिखूंगा, ये 24 हो जाएंगे। तो सेकेंड फॉर्म जो है ये इससे पहले इन 24 वर्ड में से कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है? अगर कोई आ गया तो ये आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की। तो नो हेल्पिंग वर्ब, याद रखिएगा। ये जो वर्ड ऊपर लिखे हैं, जो मैं लिख रहा हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब ही है, ठीक है? आप इनको हेल्पिंग वर्ड भी कह लें तो कोई कोई बात नहीं, ठीक है? ये हमें गाइड करते हैं कि हमने वर्ब कैसे यूज करना है। लो जी, सेकंड फॉर्म पर क्लियर हो गया, दैट में अब हम ग्रामर सीख रहे हैं, ठीक है? थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो है इससे ये हम जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं कि इनके थर्ड फॉर्म से पहले एक हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। सेकंड फॉर्म तो आती ही डायरेक्ट है, ठीक है? ये तो होती है S+2 फॉर्म टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। थर्ड फॉर्म से पहले अगर ये वर्ब है, ठीक है, थर्ड फॉर्म दो तरह से इस्तेमाल होती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ और हेल्पिंग वर्ब के बगैर। अगर तो ये वर्ब है तो इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा, ठीक है? वरना ये जो थर्ड फॉर्म है, ये बहुत से ग्रामर वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ये एडजेक्टिव बन जाती है, ठीक है? लाइक ब्रोकन पेन, टूटा हुआ पेन, ठीक है? तो इस तरह से मैंने तो अभी तक कैसे पढ़ा, मुझे तो ऐसे ही वो दिखता है, मैं तो यूज भी ऐसे ही करता हूँ। थर्ड फॉर्म जो है इससे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये एडजेक्टिव बन जाती है, ये वर्ब नहीं रहती है। तो अगर ये वर्ब है तो इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है, जो कि इनमें से एक होगा, हैज, हैव, हैड और बीइंग। बीइंग जो है ये बी की कोई भी शक्ल है, बी, बीन, बीइंग, ये तीनों वर्ड हैं अंग्रेजी में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं। जो शख्स इन तीनों को यूज करने में महारत रखता है वर्ब के साथ, ठीक है, हम टीचर खुद ही हाथ खड़े कर देते हैं, हम पता चल जाता है कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, ठीक है? ही बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ टीचर्स। अभी तक मैंने जब भी किसी को परखना हो तो बी, बिन, बीइंग का अगर कोई शख्स सही इस्तेमाल कर रहा हो तो he is not a student, he belongs to the category of teachers। और अक्सर जो हैं टीचर की बात का अगर गलती कर दें तो दे fall to the category of students। तो ये याद रखिएगा, बी, बिन, बीइंग तीन लफ्ज हैं, ये बड़ा यही सारी इंग्लिश इन्हीं के गिर्द घूमती है। और अगर ये अंग्रेजी में ना होते तो अंग्रेजी की किसी को ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं पेश आनी, ठीक है?
आई विश। अगर अंग्रेजी को आसान करना है तो ये तीनों या तो निकाल लें या फिर इनकी महारत जो है वो सीखने के लिए यू नीड टू टेक क्लासेस। कुछ क्लासेस जो हैं वो लेना पड़ती हैं। एनीवे तो ये याद रखिएगा, इनके साथ आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अगर आपने कोई और फॉर्म यूज की तो दैट विल बी अ मिस्टेक। ठीक है। एक कभी एक जगह पे एक्सेप्शंस मैंने देखी हैं, जैसे ही हैड रादर। ठीक है, तो जब हैड के साथ या ही हैड बेटर, ठीक है, हैड वी हैड बेटर जब आ जाता है तो फिर इसके साथ जो है फर्स्ट फॉर्म आती है। अदरवाइज मैंने इसको कहीं भी इनके साथ थर्ड फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म नहीं देखी। इनके बाद तो आती ही हमेशा थर्ड है। तो हैड बेटर यू या हैव बेटर करके अगर हो जाता है तो इसके साथ इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। बाकी कहीं भी जो है आप नहीं देखेंगे, ज्यादातर नहीं, वो दैट्स रेयर, 1 in 1000 आप ऐसा सेंटेंस यूज करेंगे। he had better not go there like that। ठीक है, तो अब इसमें देखें इनके साथ मैंने बता दिया कि आप हमेशा थर्ड फॉर्म, हमेशा 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 इनके साथ आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर आपने कोई और की बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, ये हो सकता है आप कोई फॉर्म ही नहीं यूज हो। आई हैव अ हाउस, ही हैज अ पेन, ये सेंटेंसेस हैं, ये बेसिकली यस प्लस वन टाइप के सेंटेंसेस हैं। इनके साथ ये सिंपल सेंटेंसेस हैं और काफी सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है, लाइक दिस इज अ बुक और इस तरह के सेंटेंसेस हैं। तो ही हैज, हाँ हैज जो है वो सिंगुलर के साथ आता है, हैव प्लूरल के साथ आता है। सिंगुलर आई और यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, डू, ये जो फार्मूला है सिंगुलर आई और यू वाला जो है, ये जो है तीन जगह पे अप्लाई होता है। हैज हैव की सिलेक्शन में हैज के तमाम सिंगुलर के साथ हैज, लेकिन आई और यू नहीं होना चाहिए। तमाम प्लूरल के साथ है और इसमें आई और यू दोनों ही शामिल है। इसी तरह डू डज की चॉइस में कि डू यूज करें या डज यूज करें। अगर तो सिंगुलर है डज यूज करें, लेकिन आई और यू नहीं होना चाहिए सिंगुलर को। और अगर प्लूरल है तो डू यूज करें। एक और जगह पे भी इसकी एप्लीकेशन है, एस लगाएं, एस ई एस लगाएं या ना लगाएं। अगर तो सिंगुलर है और पहली फॉर्म उसके फौरन बाद आ रही है तो फिर एस ई एस लगता है वर्ब फॉर्म के साथ, प्ले से प्लेज हो जाता है। लेकिन ये सिंगुलर आई और यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, he plays, she plays, my friend plays, my father plays, इस तरह के सेंटेंसेस में होता है। और does जो है ये क्या कहेंगे उसको, नहीं es लगाए नहीं, जब लगाते वो प्लूरल के साथ नहीं लगाते। ठीक है, और आई और यू के साथ भी हम जब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो फिर हम एस ई एस नहीं लगाते। ऑलराइट, तो ये तीन जगह पे इसकी एप्लीकेशन आ गई। ये जो आई सिंगुलर आई और यू वाली बात है, ठीक हो गया। लें जी, अब आते हैं हम इंक फॉर्म की तरफ। तो मैंने ऐसे ही दरमियान में बात बता दी, चलें, इंफॉर्मेशन अच्छी थी। हाँ, ये इंक फॉर्म जो है ये जहाँ पे इस्तेमाल होती है वहाँ पे थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, और मीनिंग चेंज हो जाएंगे लेकिन सेंटेंस ठीक रहता है, सेंटेंस में गलती नहीं होती। हमें दैट्स अंडरस्टैंडेबल, हमें आइडिया हो जाता है कि कोई क्या कह रहा है। तो इज, एम, आर, वाज, वर, बी, फिर आ गया एक बी की शक्ल और बीन। ठीक है, ये इनके साथ अक्सर इन फॉर्म यूज होती है, थर्ड हो सकती है। ये आपको याद रखना पड़ेंगे, बाकी का कोई इशू नहीं है। ऊपर मैंने 13 लिखे थे, उनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म के साथ कोई हेल्पिंग होते ही नहीं। थर्ड फॉर्म के साथ चार हैं, चार, ये चार के साथ हमेशा ही थर्ड फॉर्म होती है। ये जो सात हैं इनके साथ इन फॉर्म अक्सर इस्तेमाल होती है और वो सेंटेंस एक्टिवाइज होता है। और अगर इनके साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी तो वो सेंटेंस पैसिवाइज हो जाता है। बस फर्क इतना ही है। इसके अलावा जो है इसका कोई और इशू नहीं है। ये साथ हमें याद रखना पड़ते हैं। इंक फॉर्म एक्सेप्टेबल है, थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेबल है। इनके साथ पहली और दूसरी फॉर्म कभी भी इस्तेमाल नहीं होती और नेवर एवर एक्सेप्टेड, कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये आपकी मिस्टेक्स, अगर आपने इनकी वायोलेशन की तो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। अगर आपने इनकी वायोलेशन नहीं की, हो ही नहीं सकता आपको इंग्लिश ना आती हो, ये भी गारंटी है। अगर कोई शख्स इनकी वायोलेशन नहीं करता,
उसके राइटिंग में, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में उसको इनका इश्यू नहीं है, ये खराबियाँ नहीं करता, तो हो ही नहीं सकता कि उस बंदे को अंग्रेजी ना आती है। ठीक है? अब मैंने इतनी बड़ी बात बता दिया, अब आप याद कर लें। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो, नहीं तो फिर भई आपकी मर्ज़ी है। इसमें तो मैं और कुछ इससे ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर सकता। अब ये देखिए ग्रामर के बारे में, ये थी चंद एक लाइनें हैं, ठीक है? और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके बगैर यू कैन नॉट गेन कॉन्फिडेंस, आपको एतमाद नहीं मिल सकता, आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है? जैसे-जैसे आप एडमिन को फ़ॉलो करेंगे, आपका एतमाद बढ़ता जाएगा और आपके लिए इंग्लिश आसान होती जाएगी। तो दिस इज़ इसकी इम्पोर्टेंस यूँ ही समझें, एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव मोबाइल होता है, उसमें अंदर एक बैटरी होती है। ये इंग्लिश लैंग्वेज की बैटरी है। अगर आपने इसको निकाल दिया, लैंग्वेज डेड। अगर आपने इसको लगा दिया, तो या मोबाइल फ़ोन की आँखें खुल जाएँगी, लैंग्वेज की आँखें खुल जाएँगी। ठीक है? नहीं जी, आज का लेसन जो है वो इतना ही था ग्रामर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वर्क मैंने आपको बताया है दैट इज़ रिसर्च बेस्ड व्हाट आई शुड से with accurate precision, okay? Research based accurate precision में ये है इसमें और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में ये बहुत मददगार है। आप प्रोनाउंसिएशन के पीछे जाएँ, जो मर्ज़ी जाएँ, जैसे मर्ज़ी करें, लेकिन इनकी खिलाफवर्जी ना करें, ठीक है? और अगर आप करते हैं तो और इनमें जो लैंग्वेज में आप ये देखेंगे, बी, बिन, बिंग का इस्तेमाल आपको तंग करेगा, बाकी जो वर्ड हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल तंग नहीं करते। अब इजाज़त चाहता हूँ, ठीक है? मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें मेरा में टेलीफ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, छोटा-सा इंट्रोडक्शन भी है और आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो मज़ीद मेरे बारे में, तो फ़ेसबुक पे आ जाएँ, ठीक है? वहाँ से या मुझे कॉल कर लें। ये मेरा फ़ेसबुक आईडी है 123 स्प्रिंग्स, ठीक है? अकेडमी बैरियर टाउन में है। जो अख्तर सईद वाली रोड है, सीधी जो मार्केट की तरफ आती है, जहाँ पे वो खत्म होती है, बिल्कुल सामने, ठीक है? अख्तर सईद हॉस्पिटल जो है बैरियर टाउन में, मशहूर है, तलवार चौक के पास आके जिस नंबर से पूछ लें और दे विल गाइड यू। और मज़ीद जो है, आप थोड़ा-सा आगे आएँ, तो एक गोल राउंड पार्क आता है, ठीक है? लेफ्ट साइड पे जब आप तलवार चौक से ग्रैंड मस्जिद की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेंटर में जहाँ पे बिरयानी मास्टर वाले हैं, उनके पास जो है एक एक और रेस्टोरेंट है, बबली सजी आजकल है, पता नहीं कल को खत्म ना हो जाए, अल्लाह ना करे चलता ही रहे। तो बहुत से लोग जो हैं फैमिली हैं और बहुत फेमस है। उसके नीचे एक बिलियर्ड वाली दुकान है और एक वसीम एंड सन्स ये भी प्रॉपर्टी का ऑफिस है। उसके बिल्कुल ऊपर ये वसीम साहब का ही प्लाज़ा है और उनके वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं, मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ। तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी इफ यू अगर आपने इस बारे में कोई डिस्कशन करनी हो, कुछ मालूमात लेनी हो, कुछ राय का, तो लेट्स हैव सम डे कभी-कभी फ़ोन करके आइएगा, मेरा पता नहीं होता मैं ऑफ़िस में हूँ या ना हूँ। So if I'm in the office, we'll have a chat for a while. You're most welcome. नहीं जी, आज का ग्रामर के हवाले से ये बहुत अच्छा लेसन है और ये इंशाअल्लाह ताला अगर आपने पीएचडी भी कर ली तो आप मुझे दुआएँ देंगे। दुआ में याद रखें, अपना ख़्याल रखिएगा, ठीक है? एसओपीज़ जो है कोरोना वायरस के बारे में उससे मुतल्लिक जो है एसओपीज़ उनको भी फ़ॉलो करें। बाहर घर से बिला ज़रूरत ना ही निकलें, ठीक है? और अगर बाहर जाना हो तो पूरी एहतियात के साथ निकलें। बच्चों का ख़्याल रखें, बड़ों का ख़्याल रखें, अपना ख़्याल रखें, खुश रहें। अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।